ज्ञान श्री फिजिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी के बारे में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। मैं इसके एक्सप्रेशन को डिराइव करूंगा, इसके सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस करूंगा। फाइनली इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी के एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। पहले लेक्चर में मैंने बात किया था हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के बारे में और मैंने बताया था कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है फॉर आइसोथर्मल एंड आइसोकोरिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी जो है वो एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की तरह बिहेव करती है। मतलब जो मिनिमम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का स्टेट होता है वही स्टेबल स्टेट होता है। मैंने दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया था गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में और मैंने बताया था कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है फॉर आइसोथर्मल एंड आइसोबेरिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है। ऐसे सिचुएशन में जो स्टेट ऑफ मिनिमम गिब्स फ्री एनर्जी होता है वही स्टेबल स्टेट होता है। अब हमें टू डिफरेंट सिनारियो में टू डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल मिल गए। बट मान लीजिए अगर कंडीशन ऐसा है कि उस ट्रांसफॉर्मेशन में इंट्रोपी और वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसेंट्रोपिक एंड आइसोकोरिक ट्रांसफॉर्मेशन, या इंट्रोपी एंड प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब आइसेंट्रोपिक एंड आइसोबेरिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस के केस में हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को यूज नहीं कर सकते हैं एज ए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ दूसरे फंक्शंस को ढूंढना होगा जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की तरह बिहेव करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम लोग बात करते हैं आइसेंट्रोपिक एंड आइसोकोरिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और देखेंगे कि ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, वो एज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बिहेव करेगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वाया आइसेंट्रोपिक एंड आइसोकोरिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें इंट्रोपी एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। तो सपोज कर लीजिए कि इनिशियल स्टेट से वो फाइनल स्टेट में गया, ठीक है। अब ये जो फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इंट्रोपी को S से, वॉल्यूम को V से, टेम्परेचर को T से, प्रेशर को P से, और I और F जो है वो यूज किया हुआ है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट को समझाने के लिए। अब एज्यूम करते हैं कि ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में जो वर्क डन होगा वो डेल्टा W होगा और जो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग होगा ये पूरे प्रोसेस में वो डेल्टा Q होगा। तो ये हो गया कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का सेटअप। अब हम लोग एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। तो हमें क्लॉसियस के थ्योरम से पता है कि इंटीग्रेशन ओवर I to F dq upon T इज लेस देन इक्वल्स टू इंट्रोपी डिफरेंस। अब यहाँ पे वन बाय वन समझते हैं ये dq क्या है। सपोज कीजिए कि जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ये कुछ स्मॉल स्टेप्स में हो रहा है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर स्मॉल स्टेप में अगर हीट एक्सचेंज को dq मान लेते हैं और ड्यूरिंग दैट स्मॉल स्टेप अगर टेम्परेचर T होता है तो अगर उसके रेशियो को लेते हैं dq अपॉन T और उसको सम अप कर देते हैं ओवर ऑल स्टेप्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब मान लीजिए अगर स्टेप साइज बहुत छोटा है तो सम को हम लोग इंटीग्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ओवर I to F dq upon T इज लेस देन इक्वल्स टू फाइनल इंट्रोपी माइनस इनिशियल इंट्रोपी। यहाँ पे जो इक्वल्स टू साइन है वो वैलिड होगा अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्सिबल होगा उसके लिए, और अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन इरिवर्सिबल होगा तो वहां पे हम लोग ये लेस देन साइन यूज करेंगे। ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में T कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, T को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। T को इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये आया इंटीग्रेशन ओवर I to F dq लेस देन इक्वल्स टू T SF माइनस SI। अब ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में जो टोटल हीट एक्सचेंज है वो डेल्टा Q है। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I to F dq विल बी इक्वल्स टू डेल्टा Q। ये मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है। अब डेल्टा Q विल बी लेस देन इक्वल्स टू T SF माइनस SI। तो ये एक्सप्रेशन हो गया।
अब हम लोग डी क्यू के एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको पता है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर उस ट्रांसफॉर्मेशन में हीट एक्सचेंज डेल्टा क्यू होता है, वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू होता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होता है, तो हम लोग डेल्टा क्यू को लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये एक पीवीटी सिस्टम हम लोग ने कंसिडर किया है, मतलब काइंड ऑफ गैसियस सिस्टम, जिसको हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से डिफाइन कर सकते हैं। वैसे केस में वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, सो P इंटू डेल्टा V। P इंटू डेल्टा V होता है वर्क डन फॉर अ पीवीटी सिस्टम। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू का एक और एक्सप्रेशन मिल गया, तो हमारे पास डेल्टा क्यू के दो एक्सप्रेशन हो गए, इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज लेस देन इक्वल टू टी एस एफ माइनस एस आई। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अब डेल्टा वी क्या है, वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन वॉल्यूम, सो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। और हम लोग ने कंसीडर किया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आइसेंट्रोपिक है। अगर आइसेंट्रोपिक है इसका मतलब इंट्रोपी में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, सो इनिशियल इंट्रोपी एंड फाइनल इंट्रोपी दोनों सेम होगी, तो ये वाला टर्म गया जीरो। सिमिलरली हम लोग ने ये भी एज्यूम किया था कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आइसोकोरिक है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब वी एफ इक्वल्स टू वी आई होगा, तो ये टर्म भी गया जीरो। तो हमारे पास जो बच गया यू एफ माइनस यू आई इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, मतलब जो डेल्टा यू है वो लेस देन इक्वल्स टू जीरो है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इंटरनल एनर्जी इन फाइनल स्टेट कैन नेवर एक्सीड दैट इन इनिशियल स्टेट फॉर आइसेंट्रोपिक एंड आइसोकोरिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसके क्लासिकल एनालॉग को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लासिकल में क्या होता है कि जो भी अगर कोई क्लासिकल सिस्टम है, अगर वो ट्रांसफॉर्म हो रही है तो वो जिस फाइनल स्टेट में पहुंचती है उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। और एग्जैक्टली ये भी वही बता रहा है कि अगर केस आइसेंट्रोपिक और आइसोकोरिक है, उस सिचुएशन में जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो ऑलवेज छोटी होगी या इक्वल होगी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलवेज वो लोअर इंटरनल एनर्जी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो स्टेबल स्टेट होगा वो मिनिमम इंटरनल एनर्जी वाला स्टेट होगा। तो इसी एनालॉग से हम लोग इंटरनल एनर्जी को बोल सकते हैं कि वो एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है फॉर आइसेंट्रोपिक एंड आइसोकोरिक ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये इन जनरल थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कभी नहीं बोल सकते। ये एक पर्टिकुलर केस के लिए ही थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, जो केस है कांस्टेंट इंट्रोपी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। ठीक है, हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि इंटरनल एनर्जी एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। अब इसको यूटिलाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि हीट एक्सचेंज इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। और फॉर ए पीबीटी सिस्टम वर्क डन क्या होगा, P इंटू डी वी। तो हम लोग को ये एक्सप्रेशन मिला। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें क्या मिलता है, टेम्परेचर इंटू चेंज इन इंट्रोपी इज इक्वल्स टू हीट एक्सचेंज। तो हमारे पास ये फर्स्ट लॉ से मिला, हमें ये सेकेंड लॉ से मिला, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को कंबाइन करते हैं। और कंबाइन करने के बाद हमें मिलेगा टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। यहाँ से डी यू को आप अलग कर लीजिए, तो डी यू इक्वल्स टू हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी। इसको आप इक्वेशन 1 बताइए। ठीक है, तो हमें एक डी यू का एक्सप्रेशन मिला। इस इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम लोग इंट्रोपी को चेंज करते हैं बाय अमाउंट डी एस और वॉल्यूम को चेंज करते हैं बाय अमाउंट डी वी, देन इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगी वो होगी बाय अमाउंट डी यू। इसका मतलब यू जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एस एंड वी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब हम लोग इंडिपेंडेंटली एस और वी को ट्यून करेंगे और यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यू को यू एज ए फंक्शन ऑफ इंट्रोपी एंड वॉल्यूम। अब अगर u फंक्शन है इंट्रोपी और वॉल्यूम की, तो यहाँ से भी हम du कैलकुलेट कर सकते हैं। du क्या होगा,
रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू इंट्रोपी इनटू चेंज इन इंट्रोपी। मतलब यूनिट चेंज इन इंट्रोपी के लिए इतना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो ds के लिए क्या होगा, डेल यू डेल एस इंटू डी एस। सिमिलरली डेल यू डेल वी एस इंटू डी वी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अब यूनिट वॉल्यूम चेंज होने के लिए जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इंटरनल एनर्जी में वो है डेल यू डेल वी। इसका मतलब dv चेंज होने से कितना होगा, डेल यू डेल वी इंटू डी वी। तो ये हो गया दो एक्सप्रेशन। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन है फॉर सेम थिंग डी यू, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अगर आप यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं तो आपको मिलेगा, देखिए कोफिशिएंट ऑफ ds को कंपेयर कीजिए, t इक्वल्स टू डेल यू डेल एस एट कॉन्स्टेंट v। सिमिलरली आप dv के कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए तो आपको मिलेगा p इक्वल्स टू माइनस डेल यू डेल वी एस। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ है एस मतलब कांस्टेंट इंट्रोपी, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम जब हम लोग इंट्रोपी को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये पहला इक्वेशन क्या बताता है कि अगर किसी सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज करती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, एंड वो जो इंक्रीज होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम से। अगर किसी सिस्टम की वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी जो प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर से। तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप एक किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जानते हैं तो आप ये दोनों एक्सप्रेशन को यूज करके टेम्परेचर और प्रेशर को जान सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट केस में जाते हैं, आइसेंट्रोपिक एंड आइसोबेरिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे इंट्रोपी और प्रेशर दोनों कांस्टेंट है। ऐसे केस में हम लोग देखेंगे जो फंक्शन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होगा वो होगा इंथैल्पी। इन सिमिलर मैनर यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे कि कोई एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है भाया आइसेंट्रोपिक एंड आइसोबेरिक प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट इंट्रोपी एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पे U इंडिकेट कर रहा है इंटरनल एनर्जी, S इंडिकेट कर रहा है इंट्रोपी, T इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर, V वॉल्यूम, P प्रेशर, I जो यहाँ यूज किया हुआ है फॉर द इनिशियल स्टेट और F यूज किया हुआ है टू इंडिकेट द फाइनल स्टेट। अब एज्यूम कीजिए कि जो ये पूरे प्रोसेस में वर्क डन है वो डेल्टा W है और हीट एक्सचेंज जो हुआ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वो डेल्टा Q है। अब ये कंप्लीट सेटअप हो गया। अब एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं। हम लोग ने जैसा प्रोसीजर फॉलो किया था इंटरनल एनर्जी के केस में हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्लॉसियस थ्योरम से हमें क्या पता चलता है, dq अपॉन टी इंटीग्रेशन ओवर i टू f इज लेस देन इक्वल टू sf माइनस si। ये एक्सप्रेशन को मैंने अभी डिस्क्राइब किया। यहाँ पे इक्वल्स टू साइन वैलिड है फॉर रिवर्सिबल केस, लेस देन साइन है फॉर इरिवर्सिबल केस। अब t इसमें कांस्टेंट है तो हम लोग t को बाहर ले लेंगे और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ dq ओवर i टू f है वो होगा टोटल हीट एक्सचेंज, मतलब डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू का हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया और डेल्टा क्यू का सेकंड एक्सप्रेशन हमें मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो बताता है कि हीट एक्सचेंज इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और फॉर ए पीवीटी सिस्टम वर्क डन कितना होगा, P इंटू डेल्टा वी। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब ये दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन कर देते हैं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज लेस देन इक्वल्स टू टी एस एफ माइनस एस आई। हम लोग एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोसीड्योर फॉलो कर रहे हैं जैसा हम लोग ने इंटरनल एनर्जी के केस में किया था। अब हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब यू एफ माइनस यू आई। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम वी एफ माइनस वी आई। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम लोग आइसेंट्रोपिक केस पे डील कर रहे हैं, मतलब एस एफ
इक्वल्स टू एस आई होगा, तो ये टर्म तो गया 0। बाकी जो बचता है हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, उसको क्या करेंगे, फाइनल को एक जगह लिखेंगे और इनिशियल वाले जितने भी स्टेट्स हैं उसको दूसरे तरफ लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा यू एफ प्लस पी वी एफ इज लेस देन इक्वल्स टू यू आई प्लस पी वी आई। अब हम लोग एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड हम लोग उसको बोलेंगे h, और ये h क्या है, ये है इंथाल्पी। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के इंथाल्पी को हम लोग h अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और h इक्वल्स टू होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो अगर ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो किसी भी स्टेट में अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है और उस टाइम अगर उसकी इंटरनल एनर्जी U है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, तो हम लोग इंथाल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं U प्लस पी वी। एच यू प्लस पी वी है, तो इनिशियल स्टेट में H क्या होगा, हम लोग इंटरनल एनर्जी को इनिशियल स्टेट इंटरनल एनर्जी से रिप्लेस कर देंगे, P को P ही लिखेंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, ये आइसोबेरिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सपोज कीजिए कि P कांस्टेंट है एट वैल्यू P, और वॉल्यूम क्या होगा VI। सिमिलरली फाइनल स्टेट में जो इंथाल्पी होगी वो होगी UF प्लस PVF, फाइनल स्टेट के इंटरनल एनर्जी और फाइनल स्टेट के वॉल्यूम से रिप्लेस कर देंगे। जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा HF इज लेस देन इक्वल्स टू HI, और अगर हम लोग HF माइनस HI को डेल्टा H बोलते हैं तो डेल्टा H इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये भी एग्जैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला में आ गया है। अगर हम लोग इसको क्लासिकल सिस्टम से कंपेयर करते हैं, तो अभी मैंने डिस्कस किया क्लासिकल सिस्टम केस में कि अगर कोई भी सिस्टम क्लासिकल है और वो ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी जो फाइनल स्टेट की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लोएस्ट होगी एज कंपेयर टू इनिशियल स्टेट। और हमें अभी पता चला कि कोई जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो अगर आइसेंट्रोपिक एंड आइसोबेरिक ट्रांसफॉर्मेशन करता है, उस केस में फाइनल स्टेट की जो इंथाल्पी होगी वो लेस देन इक्वल्स टू इनिशियल स्टेट की इंथाल्पी। मतलब फाइनल स्टेट की इंथाल्पी हमेशा छोटी होगी या इक्वल होगी, वो डिपेंड करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई जो ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट इंट्रोपी और कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में जो इंथाल्पी है वो बिहेव करता है एज अ पोटेंशियल। ठीक है, और ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो ये क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो मिनिमम इंथाल्पी स्टेट है वही स्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब हमने इंथाल्पी के एक्सप्रेशन को डिराइव कर लिया, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। H इक्वल्स टू क्या है, H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एच इक्वल्स टू डी यू प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, टी डी एस इक्वल्स टू डी क्यू। तो दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, तो यहाँ से मिलेगा टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। और यहाँ पे देखिए वी हैव डी यू प्लस पी डी वी, तो हम लोग इसको दोनों को क्या लिख सकते हैं, टी डी एस। तो डी एच इक्वल्स टू आया टी डी एस प्लस वी डी पी, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब आप लोग इस इक्वेशन को केयरफुली देखिए, अगर इंट्रोपी में डी एस अमाउंट ऑफ चेंज होता है और प्रेशर में डी पी अमाउंट ऑफ चेंज होता है, तो उस केस में जो इंथाल्पी की चेंज होगी वो डी एच होगी, जो कि कैलकुलेट की जाएगी इस रिलेशन से। तो हमें यहाँ पे डी एच का एक एक्सप्रेशन मिल गया, और ये इक्वेशन ये भी बता रहा है कि जो h है वो फंक्शन होगा s एंड p का। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग p को चेंज करते हैं बाय अमाउंट dp तो भी h में चेंजेस आएगा, और अगर हम s को चेंज करते हैं बाय अमाउंट ds तो भी h में चेंज आएगा। तो h क्या हो गया, h एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और s एंड p इंडिपेंडेंस वेरिएबल हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं h को h एज ए फंक्शन ऑफ इंट्रोपी एंड प्रेशर। अब हम लोग यहाँ से भी DH कैलकुलेट कर सकते हैं, तो DH होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथाल्पी विथ रिस्पेक्ट टू इंट्रोपी इनटू चेंज इन इंट्रोपी प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथाल्पी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर इनटू चेंज इन प्रेशर। मतलब ये डेल एच क्या है, ये डेल एच है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथाल्पी विथ रिस्पेक्ट टू इंट्रोपी। तो हमें ये पता हो गया, तो अगर हम इस रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं चेंज इन इंट्रोपी से,
तो हमें मिल जाएगा टोटल चेंज इन इंथैल्पी ड्यू टू चेंज इन एंट्रोपी प्लस ये डेल एच डेल पी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो अगर हम इस रेट ऑफ चेंज को चेंज इन प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल चेंज इन इंथैल्पी ड्यू टू चेंज इन प्रेशर। अगर ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा टोटल चेंज इन इंथैल्पी। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस हैं फॉर सेम थिंग DH, तो हम लोग इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा, अगर हम लोग ये DS के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो T इक्वल्स टू डेल एच एट कांस्टेंट P, और अगर हम लोग DP के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट S। तो ये पहला इक्वेशन बता रहा है कि अगर किसी सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज करती है तो उसकी इंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी जो प्रोपोर्शनल होगा T के बराबर। मतलब टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इंथैल्पी इंक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन इंट्रोपी। सिमिलरली अगर प्रेशर जितना इंक्रीज होगा इंथैल्पी उतनी ही इंक्रीज करेगी, जो डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो इंथैल्पी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन से देखते हैं कि अगर हमें इंथैल्पी किसी सिस्टम की पता होती है तो हम लोग अदर प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर एंड वॉल्यूम भी जान सकते हैं। ओके, हम लोग ने इस वीडियो में जाना कि इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, उसके एक्सप्रेशन को भी फाइंड आउट किया और कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक्स रिलेशंस को भी डिराइव किया। तो आप लोग ये सारे फॉर्मूलों को मार्क करके रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।